तो अभी ये जो एनसीईआरटी सीबीएसई वालों ने जो 30% सिलेबस को जो आपका रिड्यूस किया, तो उसको लेके मैंने सोचा कि बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर एक क्लियर कर दो कि कौन से टॉपिक्स एग्जैक्ट आ भी रहे हैं, या फिर अगर नहीं भी उनको हटाया गया है तो क्या क्या चीज़ में हटा दी गई। तो मैं जल्दी से 12th क्लास का बहुत से बच्चों ने अभी क्या किया है कि पूरा सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, बट मैं टॉपिक के नाम वो हल्का ओवरव्यू दे दूँगा। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ, रिलेशन एंड फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, मैं ये सब चीज़ें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। केवल 2 टॉपिक यहाँ से हटे हैं। एक कंपोजिट फंक्शन, थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगा कि क्या है इनका मीनिंग, हटने का मीनिंग क्या है, एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, मतलब कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन हैज़ बी रिड्यूस। मीन्स इसमें जो गॉफ होते थे, फॉग, वैसे क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे कि जैसे एक एफ फंक्शन दे दिया गया, एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया गया है, एक जी एक्स फंक्शन दे दिया गया, तो फॉग फाइंड करिए, या गॉफ एफ ऑफ एक्स फाइंड कीजिए, या उसका इन्वर्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन थे कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन तो उसका एफ इन्वर्स फाइंड कीजिए, और इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए। जो इन्वर्स फंक्शन होते थे वो हमारे ऑन टू और 1 1, तो ये सब चीज़ें ऑन टू 1 1 है, लेकिन ऑन टू और 1 1 है, लेकिन इन्वर्स को चेक करने के जो तरीके होते हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि अब मैं ज़्यादा इसमें बताऊंगा तो जिन बच्चों ने शायद ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उनको क्लियर नहीं होगा ऑन टू 1 1, ये बाइजेक्शन, सरजेक्शन, इंजेक्शन, ये सब क्या है। बट मैं बता दूँ, कंपोजिशन इस टाइप का अगर कुछ भी है तो वो सारा सिलेबस से हट गया है, सारा इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा। ये पहले, जबकि इन्वर्स ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट था, लेकिन पिछली साल बाइनरी ऑपरेशन था वो भी हट गया था, तो वो तो आपके में है ही नहीं। अब मैं आता हूँ अगर सेकंड चैप्टर की बात करूँ तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें क्या है, जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के जो ग्राफ थे, ग्राफ भी कभी कभार पूछ लेता था कि ITF में, जैसे साइन इन्वर्स एक्स का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके का होता था कि ये साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। टेन का बहुत इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से टेन का ये इस तरीके से सब, तो ये सब ग्राफ रहा, वो कोई भी चक्कर नहीं है। सेकंड चीज़ इसमें से जो हट गई है कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्री मतलब बेसिक वाली, सारी नहीं हटी हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF, मतलब कैसी वाली प्रॉपर्टी जो बहुत सिंपल थी कि साइन इन्वर्स साइन एक्स है तो ये भैया हमारा एक्स हो जाएगा। अभी हटने को ये मैं नहीं कह सकता कि ये इसमें लिखा है कि ये हटे, लेकिन इनका यूज़ होगा क्योंकि इन्होंने एलिमेंट्री वर्ड यूज़ किया। प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी NCERT में CBSE वालों की, इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं एक अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी साल की बात है, आप BTech करेंगे, आप अगर BSc जाएंगे तो अभी तो खैर कोविड-19 के कारण ये एक गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है। मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि इससे बच्चों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि हाँ चलो भाई 30% सिलेबस कम हुआ, टाइम भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो बट मैं एक एडवाइस दूंगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे मोस्टली प्रूफ्स वगैरह बताता हूँ, जो भी सब्जेक्ट से हट के चीज़ें बताता हूँ, एडवाइस दूंगा नंबर के लिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को मत पढ़ना, लेकिन वही अल्टीमेटली आप BTech BSc करेंगे, फिर प्रॉब्लम को फेस करेंगे आप। तो केवल इतना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हटा है। अच्छा, अब मैं अगर बात करता हूँ मैट्रिक्स की, चैप्टर 3 की बात करता हूँ। मैट्रिसेस में इसमें क्या इन्होंने हटा दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ, मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं क्योंकि आप लोग NCERT वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरोज मैट्रिक्स। इसका मीनिंग समझ लो क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज़ जीरो मैट्रिक। मतलब क्या होता था कि अगर आपने किन्हीं भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया है और उनका आंसर अगर 0 आ रहा है, तो यू शुड कीप इन माइंड कि एक नंबर उनमें से ऐसा होगा कि जिसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया, जैसे सपोज 0 0 2 1, और आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 0 0 1 3, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, ये भी 0 मैट्रिक्स नहीं, लेकिन इनका जो आंसर आएगा वो हमारा 0 मैट्रिक्स आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी आपको लॉजिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि मेक एनी 2 टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दोज आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, एंड इफ़ यू आर डूइंग मल्टीप्लाई टू ईच अदर एंड यू आर गेटिंग 0 मैट्रिक्स, तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल नॉट सी। ओके, तो ये था एक तो। और कंसेप्ट ऑफ, सेकेंड इन्होंने बोला है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो आपने सुना जो A इन्वर्स फाइंड करते थे उसका रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इन्होंने केवल ऑपरेशन की बात की है।
अब ए इन्वर्स आएगा, लेकिन उसका केवल जो कंसेप्ट है उसका यूज़ नहीं हो, तो ये भी हल्का सा वो है कि कंसेप्ट ऑफ अ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो जो हम लोग लगाते थे एलिमेंट्री में, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि रो ऑपरेशन से अगर हम लोग करते तो पहले इसको 1 फिर इसको 0 बनाते थे, फिर इसको 1 इसको 0 बनाते थे, इस तरीके ऐसे ही कॉलम वाले में इस तरीके तो ए इन्वर्स फाइंड करते थे। तो ये कह रहे हैं कि ये भी इस टाइप का नहीं आएगा। दूसरा कह रहे हैं प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, ये भी नहीं आएगा। मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था कि अगर मान लो ये मैट्रिक्स है कोई भी 1 2 3, ये अगर इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का, तो ये और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं हो सकता। अगर ये इसका इन्वर्स है तो इन्वर्स एक यूनिक होता था, वो किसी और का, लेकिन इसका रीज़न क्या होता था तो वो अब एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा, मतलब इसका प्रूफ नहीं आएगा डियर। ओके, तो ये इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँगा, बाद में आप लोग ब्लेम करेंगे कि ए इन्वर्स आ गया, क्योंकि इन्होंने कंसेप्ट बोला है, कंसेप्ट उसका यूज़ नहीं होगा तो हो सकता है ए इन्वर्स भी ना दें, लेकिन डाउट में मेरे अकॉर्डिंग है तो मैं कोई कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँगा ए इन्वर्स आप लोग कर लेना यार, अगर, क्योंकि मैट्रिक्स सबसे सिंपल है। क्योंकि अगर ये उसको डीप में करते डिस्कस कि हाँ ए, इन्होंने क्लियरली नहीं बोला कि ए इन्वर्स, इस कंसेप्ट बोला, उससे कंसेप्ट का यूज़ नहीं होगा, तो हो भी सकता है ए इन्वर्स ना निकालना हो आपको। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ डिटर्मिनेंट पे, डिटर्मिनेंट्स पे आता हूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिटर्मिनेंट की नहीं आई। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग प्रॉपर्टीज़, वैसा क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा जो 1 और 2 मार्क्स में आते हैं। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज़ होंगी, लेकिन जो डायरेक्ट बेस क्वेश्चन होंगे कि फाइंड दिस वैल्यू यूजिंग प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने को। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिस्टम, हाँ इस टाइप के भी चेक करने, पहले चेक करने को बोलते थे कि बताइए भैया ये कंसिस्टेंट है या फिर ये इनकंसिस्टेंट, इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आपको चेक करने को नहीं मिलेगा। फिर उसमें हम लोग चेक करते थे ना कि ए इन्वर्स अगर क्या आ रहा हमारा डिटर्मिनेंट ए अगर हमारा 0 आ रहा है या डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आ रहा, तब वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी आपको चेक करने को नहीं मिलेगी। एंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाई एग्जाम्पल, मतलब जो लीनियर इक्वेशन का एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। देखिए इन्होंने केवल ये इन्होंने बहुत साइलेंटली बात बोली है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि इसे कितने तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं पूछा जाएगा कि इसका 1 सॉल्यूशन है, इसका मैनी सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, या 0 या इसका नो सॉल्यूशन है, वो नहीं पूछेगा। लेकिन XYZ की वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं ये आपसे, करवाएंगे क्या, करवाएंगे ये आप, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं, तो ये भी नहीं आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर देना, तो उसका मैं कोशिश करूँगा अगर मैं 10th क्लास का डालूँ सिलेबस, या आपके लिए स्पेशल बना देंगे। चलिए अब आता है चैप्टर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि रोलीज एंड लेवरेंस, अच्छा ये रोलीज थ्योरम नहीं आएगी, और लेवरेंस जिसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते थे, ये नहीं आएंगे। लेकिन इन्होंने साइलेंटली एक बात बोली, विदाउट प्रूफ, मतलब इनका प्रूफ आ सकता है। इन्होंने क्या चीज़ एलिमिनेट किया है, इस थ्योरम को एलिमिनेट किया विदाउट प्रूफ, इनके प्रूफ को छोड़ के, मतलब इनका प्रूफ आ सकता है कि ठीक है, इनका प्रूफ आ सकता है। चलिए अच्छा ये हो गया। एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की आप ग्राफ बनाकर आप बताइए कि कहाँ पर रोलीज थ्योरम अप्लाई हो रही है, कहाँ पे लेवरेंस थ्योरम अप्लाई होता है। इस टाइप का ज्योमेट्रिकली कोई भी बात ये लोग नहीं करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बहुत सिंपल है। इसमें देखो एप्लीकेशन 6 चैप्टर है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला है रेट ऑफ चेंज, दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और तीसरा है मतलब 6.3 में क्या है, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स, फिर हमारा 6.4 में अप्रॉक्सीमेशन, फिर हमारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपके रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आपको अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं मिलेगा बिल्कुल, और इन तीनों के सब कुछ मिलेंगे, 6 4 सब मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है सर, अच्छा जी अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट बुक का तो ख़त्म हो गया, ये इतना ही है। अब आते हैं सेकेंड बुक में क्या क्या है। इंटीग्रेशन पे आते हैं, तो 7 चैप्टर इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल में इन्होंने सब कुछ दिया है, केवल इस टाइप के जो क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करने को था, इस टाइप के जो क्वेश्चंस केवल
रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस टाइप के का इंटीग्रेशन सिलेबस से बाहर कर दिया गया और पूरा आएगा। मतलब इन्होंने लगभग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये 7.8 की बात कर रहे हैं, केवल वो नहीं आएगी और बाकी सब कुछ है। ये इसको छोड़ के और हर इसका इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल कि वो इसका पूछ लें कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या है, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछेंगे और सब कुछ आ रहा है इसमें, और कुछ भी इन्होंने एक और चीज़ काटी है आपकी, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम को काट दिया गया है, जो कि हम लिमिट ऑफ सम करते थे इस तरीके से। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से तो बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे, फिर उनका डिफरेंस, मतलब ये शायद 7.8 के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी नहीं आएगा। इसके पहले क्वेश्चन 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में डायरेक्ट आ जाते थे, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। अब मैं जब आप लोग पढ़े, अगर ये लोग पढ़े होते आप लोग सिलेबस ये सारा, तो समझ में भी आता कि ये क्या है लिमिट ऑफ सम। अभी पढ़ा नहीं है तो मैं 2-3 महीने बाद भी दोबारा से इसी सिलेबस को रिवाइज़ करूँगा कि क्या क्या नहीं आ रहा है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, AOI में कह रहे हैं कि एरिया बिटवीन एनी टू ऑफ एबव सेट का, अच्छा जो एबव कर्व, मतलब इस टाइप के जो कर्व हैं AX² + BE, इनका कभी भी मतलब एरिया बिटवीन 2, इस टाइप के 2 कर्व होंगे, कोई भी मान लो एक ये है CX² + DX + C, मान लो F कुछ भी है, इस टाइप के कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, मान लो इस तरीके से, इस तरीके से, तो इनके कर्व वाला इसका एरिया नहीं पूछेगा और सबके पूछेंगे। मतलब इस टाइप के कर्व का ग्राफ का एरिया नहीं पूछेंगे वो आपसे, बस, और सब कुछ पूछेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 की बात करते हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछेंगे। लगभग 10.3 की बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछेंगे कि जब आपसे जनरल सॉल्यूशन गिवन है, मतलब ये 10.3 की बात कर रहे हैं, हाँ 9.3 की। और फिर एक कह रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एकदम लास्ट में चलेगा ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। मतलब पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब वो बिल्कुल नहीं आएंगे। मतलब लास्ट वाले ये 9.5 या 6 की बात करें, आप देख लेना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी एक्सरसाइज है। अच्छा जी, अब आते वेक्टर में, तो वेक्टर में इन्होंने कुछ नहीं हटाया, बट वो इन्होंने हटाया ट्रिपल प्रोडक्ट, वो कभी कभार ही आता था, तो वो कोई इन्होंने ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 डायमेंशनल में 3D में इन्होंने क्या हटाया है, एंगल को हटाया कि किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन 2 लाइंस के बीच में जो एंगल पूछा था वो नहीं आएगा, 2 प्लेन्स के बीच में जो एंगल पूछा जाता था वो नहीं आएगा, और एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल इन्होंने इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं, जैसे मैं बताऊं कि अगर ये 2 लाइन इनके बीच में एंगल, या फिर ये हमारे पास एक प्लेन होता था, आप 3D जब पढ़ेंगे वैसे एक लाइन जा रही इनके बीच के एंगल, ठीक है, या प्लेन का, जैसे एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है तो इनके बीच का एंगल, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे देखने को, ठीक है सर। अच्छा, अब आता हूँ मैं लीनियर प्रोग्रामिंग पे। LPP की बात करते हैं, तो इन्होंने केवल सब कुछ दिया है, अनबाउंडेड को हटा दिया। पहले केवल मतलब बाउंडेड के ही क्वेश्चन आएंगे, अनबाउंडेड वाला सारा चक्कर इन्होंने हटा दिया। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा बाउंडेड वाले होंगे, जैसे इस तरीके से ये, तो ये देखो बाउंडेड है, एक होता है अनबाउंडेड, जैसे ये ग्राफ बना, ये इसका कह रहे हैं, इसका आप लोग बताइए, तो ये सब नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, बाउंडेड वाले आएंगे। अब मैं आता हूँ प्रोबेबिलिटी में, तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी से पिछली साल भी टॉपिक हटा दिया था, इस बार भी हट गया। इस बार इन्होंने क्या, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत सिंपल भी था, थोड़ा लेंथी हो जाता। मीन एंड वेरिएंस इन्होंने हटा दिया है, ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसको हम लोग एक्स से इंडिकेट करते थे, मतलब अगर आप पढ़ेंगे, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इन्होंने इतना सिलेबस है, इतना इन्होंने हटा दिया। अभी देखिए, मैंने बहुत जल्दी इसलिए बताया है क्योंकि अभी आप लोगों की ये मतलब जो बच्चे 12th में आए हैं, अभी आप लोगों ने as I think you just completed only 3 and 4 chapters, so you have know a little bit knowledge about the probability of the 11th class and 12th class and the LPP vector 3D of the 12th class. So I will not go deep in the topics which have been reduced by the CBSE. So मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिले तो इसको आप लोग एलिमिनेट कर दिए। लेकिन जब इसी वीडियो को मैं प्रो वर्जन यू कैन से मैं लेकर आऊँगा, जिसमें क्या होगा कि जो टॉपिक आप पढ़ चुके उनके एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉल है,
अपनी गवर्नमेंट के साथ कि 30% सिलेबस को जो उन्होंने रिड्यूस किया है, बहुत बढ़िया। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही, पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप भी फेस कर रहे होंगे। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।